बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम ऐसा क्यों और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब राजपूत। आज का टॉपिक पंजाब में जराइम की बढ़ती हुई शरह, ज़िम्मेदार कौन और सिद्देबाब यानी कि इसका हल क्या है, इस पर आज बात होगी। नाज़रीन, गोली से गाली, दंगे से फसाद, खंजर से कलाशनकोफ और सख्ती ज़िंदगी से दर्दनाक मौत तक फैली जुर्म और अंधेरों की दुनिया जहां कराए के कातिलों से भरी पड़ी है, वहीं भत्ताखोर और अगवा बराए तावान के सौदागर भी यही कहेंगे बासी हैं। कब्जा माफिया से लेकर जुआरी माफिया तक और डकैत गैंग से लेकर चलते फिरते राहजनों तक अंडरवर्ल्ड में सबका धंधा खूब चल रहा है। वसीवारीज पंजाब में जुर्म के कारोबार की इस नमो के पीछे आखिर हाथ किसका है, ये एक अहम सवाल निशान है। इंसानों के समुंदर में दरिंदों का ये जजीरा किसकी मर्जी से आबाद है और इस सब कुछ की रोकथाम के लिए पुलिस क्या कर पा रही है, इस पर बात जरूर होगी। लेकिन आज पंजाब बिलखुसूस लाहौर में जराइम की बढ़ती हुई शरह के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट टीम ऐसा क्यों ने तैयार की है, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। 2017 में पंजाब भर से 4,06,000 के करीब जराइम रिपोर्ट हुए, लेकिन 2022 के दौरान सूबे में जराइम की मजमूई तादाद 7,60,000 पर पहुंच गई। दस्तयाब डेटा के मुताबिक गुज़श्ता साल के पहले 7 माह के दौरान 4,32,000 जराइम रिपोर्ट हुए, जबकि रवां साल के पहले 5 माह में ही जुर्म की वारदातों ने 4 लाख का हिंसा अबूर कर लिया। गुज़श्ता साल 7 माह और रवां साल के 5 माह के क्राइम डेटा का तकाबली जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि कत्ल के मुकदमात की माहाना औसत 381 से 416 हो गई। अगवा के मुकदमात की माहाना औसत 1,905 से बढ़कर 1,970 और अगवा बराए तावान की माहाना औसत 5.57 से बढ़कर 7.6 रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता साल हर माह औसतन 23 खवातीन से इज्तमाई ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट हुए। रवां साल ये बढ़कर 36 हो गए। रवां साल डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स में भी होशरबा इजाफा देखा जा रहा है। 2022 के पहले 7 माह के दौरान डकैती के 587 मुकदमात दर्ज हुए, जबकि जनवरी से मई तक ये तादाद 803 रिकॉर्ड की गई। राहजनी के वाकयात की माहाना औसत बिलतरतीब 3,970 और 5,800 रही। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 2021 के दौरान रिकॉर्ड जराइम 1,33,000 और 2022 में 2 लाख मुकदमात दर्ज हुए। एक अखबारी रिपोर्ट में शहर में रोजाना संगीन जराइम की 100 वारदातों के पेश आने का दावा किया गया। गुज़श्ता साल डकैत गैंग की कार्रवाइयों और चोरी की वारदातों में बिलतरतीब 282 और 123% इजाफा हुआ। राजधानी की वारदातें 54% बढ़ी। कराची पुलिस हुक्काम लाहौर में क्राइम की शरह को कराची से ज्यादा करार देते हैं। ये दावा मुकम्मल तो नहीं, अलबत्ता जुज़वी तौर पर दुरुस्त करार दिया जा सकता है। 2021 के दौरान लाहौर में क्राइम की शरह 57% बढ़ी, जबकि 2022 में ये 200% हो गई। जबकि रवां साल के पहले 5 माह के दौरान क्राइम में 100% इजाफा हुआ। दूसरी जानिब कराची में गुज़श्ता साल 87,000 जराइम रजिस्टर्ड हुए। 2021 में ये आदादोशुमार 81,000 थे। रवां साल के पहले 6 माह के दौरान शहर में 44,000 FIRs दर्ज हुई। 2.5 सालों के दौरान शहर में जराइम की शरह में इजाफा 7% करार दिया जा रहा है, जिसे कराची पुलिस के हुक्काम ने मामूली करार दिया है। तो रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन आपको रिपोर्ट के साथ साथ एक और अहम कहानी है जिसकी तरफ लेकर चलेंगे कि इन जराइम की दुनिया में एक जो वारदात हुई उसके बाद इस वक्त सिचुएशन क्या है और जराइम की दुनिया में लाहौर की स्टैंडिंग क्या है। जनाब, चंद दिन पहले लाहौर की मकामी अदालत में पेशी पर आए मियां बीवी उजरती कातिल का निशाना बने और जिंदगी की बाजी हार बैठे। दोहरे कत्ल का ये मामला 60 करोड़ की जायदाद से जुड़ा है, जिसके हुसूल की जंग में अब तक 8 अफराद, एक या दो नहीं 8 अफराद कत्ल हो चुके हैं। जायदाद के लिए एक ही खानदान के यक्के बाद दीगरे कत्ल होने वाले 8 अफराद की इस अंदोना कहानी से पर्दा उठा रहे हैं एक ऐनी शाहिद कि जिनका नाम, उनकी शनाख्त सब खुफिया रखी गई है। 8 अफराद के कत्ल की कहानी ऐनी शाहिद की सब। हमारा जायदाद का इशू था,
अब अमीन एक साइको के पेशेंट था और अमीन ये कहता था कि जी दूसरे भाइयों को पैसे मिल रहे हैं, मुझे बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, जबकि जो जायदाद में हिस्सा है वो भी मुझे कम मिल रहा है। असल में इनकी जो जायदाद है वो तकरीबन कुछ 60 से 70 करोड़ रुपए की जायदाद थी जो इसके वाला साहब की थी, जो बाद में इनको तीनों भाइयों को हिस्सा मिल गया और एक इनकी बहन थी उसको हिस्सा मिल गया। अब अमीन को और था लालच के जी मेरे पैसे कम हैं और दूसरों के ज़्यादा हैं। जो मोहम्मद अमीन था इसने 2003 या 4 में अपने भाई को कत्ल किया, जो कि इसने पहले तो इन लोगों ने ये कहा कि जी ये जो इसने खुदकुशी की मेरे भाई ने, दुकान के अंदर उसकी शॉप थी तो उस शॉप के अंदर इन्होंने ना उसको कत्ल कर दिया। जब ये 2014 में इन्होंने अपने वालिद को कत्ल किया, शहजाद जो मुजरम है उसके साथ मिलकर, शहजाद इसका छोटा बेटा था रज़ा, और रज़ा इसका बड़ा बेटा और शहजाद इसका छोटा बेटा। तो इन्होंने जब सलीम और इसकी बीवी सुगरा बीबी ये जब गिरफ़्तार हुए तो इन्होंने तब इसने मोहम्मद अमीन ने इंकशाफ किया था कि जी 2003 या 4 में मैंने अपने भाई जो रहमत था उसको मैंने कत्ल किया था। तो जब उससे वापस आया तो शहजाद ने अपने जो दोस्त थे, एक कसाई था आशिक और साजिदुर रहमान और मोहम्मद गुलजार नामी, ये 3 बंदे थे, ये इसको जेल में ही मिले थे शहजाद को। शहजाद ने इनके साथ मिलकर अपने चाचे अमानत के घर गया और उधर जाकर इसकी दादी ने दरवाज़ा खोला, सुबह का वक्त था, तो ये शहजाद ने खुद बुर्का पहना हुआ था और जो दूसरे 2 कसाई थे वो वैसे उन्होंने मुंह अपने ढांपे हुए थे। तो शहजाद ने दरवाज़ा नॉक करने के बाद या बेल देने के बाद अब इसकी दादी आई तो इसने कहा जी हम साथ वाले घर से आए हैं, तो ये मिठाई थी, हमें मिठाई देनी। दादी ने दरवाज़ा खोल दिया तो इन्होंने सबसे पहले अपनी दादी को किचन में बांध दिया। बांधने के बाद ये गए अमानत, तो उस वक्त फिर इन्होंने ना जो कसाई था आशिक, उसने अमानत को एक वाशरूम में ले जाकर एक कमरे के तो उधर ज़िबा कर दिया। उसके बाद फिर उसकी गले पर छुरी फेरी और उसके बाद फिर उसकी वाइफ के गले पर छुरी फेरी। तो अब ये जो अमीन कत्ल हुआ है उस वक्त भी ये ना अमीन ने कहा था कि जी मुझे इस केस का कोई इल्म नहीं है। शहजाद ने फिर इकबाल जुर्म कर लिया और इसने कहा जी ये कत्ल मैंने किया अपने चाचे को और इसकी वाइफ को, और इसकी बेटी का जो गला दबाया था, वो बेटी को जो कत्ल किया जो 10 महीने की या 11 महीने की थी, उसके मुंह के ऊपर मैंने तकिया रख के उसकी सांस घूंटी है और उसको मार दिया। उसके बाद अमीन फिर बाहर आ गया और अमीन और इसकी बीबी इसकी जो वाइफ थी सुगरा बीबी, वो पूरी फैमिली में सबको धमकियां दे रहे थे कि जी हम इसको अगर कोई हमारे एंटी उठता है, जो हमारे ख़िलाफ़ उठता है, तो हम उसको भी मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उसी दौरान फिर पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस मुकाबले के दौरान ही जो आशिक था वो मारा गया और ये अकेला शहजाद रह गया। जो शहजाद था अब ये पेशियाँ भुगत रहा था और जो एडवोकेट अमानत था उसके कत्ल का वो केस सारा चल रहा था। तो इसी केस के दौरान ही ये अब जो शबाना बीबी थी, सुना ये जा रहा है ये शबाना का जो भाई था, जो अमानत की वाइफ थी शबाना बीबी, उसके भाइयों ने किराए के कातलों से अभी ये जो कत्ल करवाया अमीन को और उसकी वाइफ को, ये अदालत में उनके साथ उनको कत्ल करवा दिया किराए के कातलों से। अब इनकी जाकर शबाना बीबी के भाइयों के साथ तो सुलह हो गई है, लेकिन इस वक्त इनका जो चाचा है सलीम और जो इंस्पेक्टर था मोटरवे पुलिस में, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है। और इस तरह एक लालच के चक्कर में इन्होंने 3 भाई मारे गए हैं और एक भाई अभी जिंदा है जो सलीम है। ये तो एक मुल्जिम की कहानी है जो आपने यानी शाहिद की ज़बानी सुनी है, लेकिन बात इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। 5 सालों के दौरान पंजाब में ही सिर्फ 612 पुलिस मुकाबलों के दौरान कई मुल्जिमान मार दिए गए हैं, लेकिन क्राइम की सालाना शरह कम होने के बजाय 100% बढ़ गई है। ऐसा क्यों है ये सब आपको बताएंगे, लेकिन इस पर वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आपके ऊपर फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है पंजाब में बढ़ते हुए क्राइम्स के हवाले से। बिलखुसूस हमने इस दफ़ा घेरा कर रखा है लाहौर का, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स, भत्ता माफिया और टारगेट किलर्स की मुसलसल कार्रवाइयाँ 5 सालों के दौरान जराइम की शरह में 100% तक इजाफा तशवीशनाक है। सूबे में 90% 90% क्राइम बंदूक की नोक पर हो रही हैं। लाहौर में माहाना 4000 से ज्यादा FIRs कट रही हैं। 4000 से ज्यादा FIR ये माहाना है। सादा लोग किसानों की पंजाब में जुर्म की आग किसने लगा रखी है? आलम इंतखाब, शहर बेमिसाल लाहौर में हमारे बच्चों को जुर्म की राह पर किसने गामजन कर दिया? इनके हाथों में असलहा किसने थमाया?
इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रिपोर्टर और तज्जियाकार राना अजीम साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं, उससे जरा जानते हैं कि लाहौर पर वो किस तरह से निगाह रखे हुए हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, पंजाब और लाहौर में जुराइम में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। वजह क्या है इसकी? कानून कमजोर है यहाँ पर या माफिया ज्यादा ताकतवर है? और एक और अहम वजह, क्या बैड गवर्नेंस और मिली भगत भी आपको यहाँ पर नजर आती? लेकिन ये बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है, जब चोर और चौकीदार आपस में नहीं मिले होंगे तो किसी सूरत में भी चोरी नहीं होगी। चोरी उसी वक्त होती है जब यहाँ चौकीदार गाफिल हो या चौकीदार चोर के साथ मिला हो। आप अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के अंदर आप देखें तो 13,072 ये वो लोग हैं जिनकी लिस्ट पंजाब पुलिस ने खुद बनाई थी कि ये बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और दीगर मामलात में मुलव्वस है। अच्छा, पुलिस 13,072 लोगों की एक लिस्ट तो बना देती है। ये सिर्फ वो लोग हैं जो टॉप थे, टॉप 10 जिस तरह कहते हैं ना, वैसे लोग थे। अगर पुलिस के पास इनकी लिस्ट मौजूद है, इनका नाम, इनकी वल्दियत मौजूद है, इनके क्राइम मौजूद है, इनके पास कौन से वेपन मौजूद है, ये सारा कुछ मौजूद है, तो उसके बावजूद अगर पुलिस लिस्ट बना सकती है तो पकड़ते क्यों नहीं? पकड़ती इसलिए नहीं कि हर जुए के अड्डे में पुलिस का हिस्सा होता है, हर कबाखाने में पुलिस का हिस्सा होता है, हर क्रिमिनल शख्स के साथ पुलिस के तल्लुकात होते हैं, हर क्रिमिनल शख्स जो है वो पुलिस की आशीर्वाद से ही क्राइम करता है। मैं आपको ये दलाइल के साथ ये साबित कर सकता हूँ कि आप थोड़ा सा जरा माजी में जाएं। नवीद सईद एक इंस्पेक्टर कत्ल होता है। वो क्यों कत्ल होता है? उसको मारने वाले कौन थे? क्योंकि उनका तल्लक उस ग्रुप से था जो उनका मुखालिफ टेररिस्ट ग्रुप था। इसी तरह लाहौर शहर के अंदर, इसी लाहौर शहर के अंदर 2 बड़े ग्रुप बनते हैं, जिन 2 बड़े ग्रुपों में एक गोगी भट्ट का ग्रुप होता है जिसे कहते हैं कि तीफी भट्ट ग्रुप के नाम से कहा जाता है, और दूसरा ग्रुप जो होता है वो बिल्ला ट्रक्का वाला या टीपू ट्रक्का वाला, इनके नाम से कहा जाता है। एक की तरफ चौधरी शफकात होते हैं जो उस वक्त के SSP होते हैं, और एक की तरफ जो होते हैं वो दूसरे पुलिस अफसर होते हैं। अब वो दोनों इतराफ़ में बड़े बड़े पुलिस अफसरान हैं। वो अपने ज़ाती काम निकलवाने के लिए या अपने घर का बाकी सारा सिस्टम चलाने के लिए उन्हें सपोर्ट करते हैं। उन्हीं के गनमैन होती है, उन्हीं की सारी चीज़ें होती हैं, उनको पता होता है कि हमने किस वक्त किससे किस चीज़ की टिप लेनी है, किसके ज़रिए किसको मरवाना है। तो ये सारा सिस्टम चलता है। उस वक्त तक पंजाब में, क्या पूरे पाकिस्तान में क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता जिस वक्त तक पुलिस के अंदर से वो काली बेरें ख़त्म ना हो। जो काली बेरें ये इन तमाम लोगों के साथ आपने रवाबत रखती हैं। मुझे पाकिस्तान का आप किसी एक शहर का नाम ले लें, मैं उस शहर के इंस्पेक्टर का, DSP का, SSP का सबको बता दूंगा कि इन लोगों के किन किन लोगों के साथ तल्लुकात थे। अच्छा राना साहब, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, रावलपिंडी हो, ये पंजाब के जरा बड़े शहर हैं, इकोनॉमी के हवाले से भी बड़ी इनकी इंपॉर्टेंस समझी जाती है। भत्ता माफिया की खामोश कार्रवाइयां भी इन्हीं शहरों में जबान ज़द-ए-आम हैं। पुलिस भी ये एतराफ़ करती आ रही है कि भत्ता माफिया बैरून मुल्क से क्राइम कंट्रोल कर रहा है। आपकी राय इस पर क्या है? आपकी रिपोर्टिंग अब तक की क्या बताती है इस सिलसिले में? आप इसे खामोश कार्रवाइयाँ कहते हैं, मुझे कोई एक जो खामोश कार्रवाई है, ये खामोश कार्रवाई नहीं है। इन तीनों शहरों में जब जिससे जिस वक्त चाहे भत्ता ले सकता है। माजी में मुबीन भट्ट नामी एक शख्स होता था जो फ़ोन करता था कि आपने इतने बज के इतने मिनट पे आपने पैसे देने हैं। जो पैसे नहीं देता था, जो वो टाइम देता था, उसी टाइम पे उसके घर पे या उसकी फैमिली के किसी मेंबर पे फायरिंग हो जाती थी। वो तो खामोशी नहीं थी। पिंडी के अंदर इसी तरीके से ज़फ़र सफारी से लेकर दीगर जो लोग थे वो जी। उसके बाद आप आ जाएँ, आपने सियालकोट का जिक्र करें या फैसलाबाद का जिक्र करें, ये सब कुछ चलता, खामोश बता हो नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो गया है कि अब एक सिम मिलती है, वो सिम मलेशिया की है, वो सिम लंदन की है, वो सिम दुबई की है। उन सिम्स को इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस जो है वो ये एक बहाना बना देते हैं, जनाब इसने लंदन से, दुबई से या किसी और जगह से फ़ोन किया है, तो जनाब मलेशिया से फ़ोन किया, हम इसको नहीं पकड़ सकते, हम इसको नहीं ट्रेस आउट कर सकते। हालांकि वो होता इसी पाकिस्तान में है। अभी आपको चाहिए सिम, किस मुल्क की सिम चाहिए, आप अभी किसी फ्रेंचाइज पे चले जाएँ, आप कहें कि मुझे लंदन की सिम चाहिए, वो आपको लंदन की सिम दे देंगे आपको, और आप यहाँ से बैठ के फ़ोन करेंगे, वो समझेंगे आप लंदन में बैठे हैं। उसके बाद आप ज़हन में रखिएगा, इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो माफिया है ना, जिसे आप कहते हैं, जो शूटर्स को इस्तेमाल कर रहा है, वो बैठा है कनाडा में, साउथ अफ्रीका में और कीनिया में। ये मैं चैलेंज से ये बात कर रहा हूँ। कनाडा, साउथ अफ्रीका और कीनिया, इन 3 ममालिक में वो बैठे हैं। वहाँ से वो हुक्म करते हैं जारी, और यहाँ पर उन्होंने शूटर रखे हुए हैं। पुलिस ने फ़िलहाल, एक तो मैं कहूँगा कि राशिद अमीन भट्ट ने और मोहम्मद अली भट्ट ने, इन 2 लोगों ने इस वक्त लाहौर में कम व बेश कोई 22 के करीब शूटर मार दिए हैं। लेकिन लाहौर में शूटर इतने ज़्यादा है, आप सोच नहीं सकते।
मैं आपको मोहल्ले चले बता देता हूँ, आपको ये चीज़ बता देता हूँ। लाहौर शहर के अंदर सबसे ज़्यादा शूटर है मालीपुरा में, उसके बाद नंबर 2 आता है भगतपुरा, नंबर 3 आता है भगवानपुरा। ये लाहौर शहर के मैं आपको 3 इलाके बता रहा हूँ जहाँ पे शूटर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आप आ जाए फैसलाबाद, धोबी घाट चौक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शूटर है। और फैसलाबाद के सैटेलाइट टाउन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शूटर है। फिर आपने बात की पिंडी के सदर बाज़ार, यहाँ पे सबसे ज़्यादा शूटर है। और ये तमाम के तमाम शूटर जो हैं ये अफ़गानी हैं। और ये 25,000 में एक बंदा मारते हैं, 15,000 में बंदे को ज़ख्मी करते हैं। ये इनका रेट है। और इन तमाम के तमाम लोगों को डील किया जाता है बजरिया उन सिम्स के साथ जो सिम पाकिस्तानी नहीं होती, फ्रंट पे कोई नहीं आता। इनकी पेमेंट का बड़ा मज़े वाली बात है, इनको पेमेंट भी इजी कैश के जरिए की जाती है। कोई भी शख्स इस पैसा इनको नहीं आके बचाता। एक तस्वीर इनके मोबाइल पे आ जाती है कि ये तस्वीर है, ये शख्स है, ये फ़लाँ जगह होगा, आपने फ़लाँ जगह जाके इसको मर्डर कर देना है। आपको एक जिंदा मिसाल देता हूँ, लाहौर शहर के अंदर एक साबिक SP मर्डर हुआ था समनाबाद थाने की हदूद में। तो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उसकी सकी भाभी और कुछ लोग निकले और उन्होंने बाकायदा शूटर अरेंज किए हुए थे। फिर वही शूटर जो थे उन्होंने एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी मारूफ शख्सियत नवीद सईद, उसको मारने के भी पैसे पकड़े थे उसी की बीवी से। मतलब ये चीज़ें तो अब आम है। आप इसे कि खामोश बता, नाम कोई खामोश नहीं है। अच्छा राना साहब, जब इस सिलसिले में पुलिस से रब्ता हुआ हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट का, तो जो अदाद-ओ-शुमार मंजर आम पर आए उसके मुताबिक 210 टारगेट किलर अंडरवर्ल्ड का हिस्सा हैं। ये मैं लाहौर शहर की बात कर रही हूँ। अभी जो हालिया महीने हैं इनमें बहुत सी वारदातें ऐसी हैं कि जिनमें उजरती कातिल मुलव्वस हैं, यानी कि पैसा लेकर वारदात डालने वाले। कि यूं कहना चाहिए कि पुलिस टारगेट किलिंग रोकने में नाकाम है, बेबस है। उसने अदाद-ओ-शुमार तो हमारे सामने रख दिए, लेकिन अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि इनकी रोकथाम कैसे मुमकिन है। पुलिस ने जो लिस्ट दी है 200 कुछ की, वो तो मेरा ख्याल है एक मोहल्ले की दी होगी। लाहौर में तो कमोबेश कोई 500 से ज़ायद उजरती कातिल, जिसे हम शूटर कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, वो मौजूद हैं और पुलिस के नोटिस में है। पुलिस को पता है अगर पुलिस ने वो लिस्ट 200 कुछ लोगों की दी है तो पुलिस अगर उन्हें नहीं पकड़ सकी, मैं फिर वही बात करूँगा, चोर और चौकीदार का मिलाप है। पुलिस बहुत से शूटर्स के ज़रिए प्रॉपर्टी का कारोबार करवाती है, पुलिस बहुत से शूटर्स के ज़रिए बहुत से दीगर कारोबार कराती है। अगर आप पुलिस के बहुत से अफसरान के कारोबार को चेक कर लें तो आपको पता चलेगा ये किसी ना किसी लैंड माफिया के साथ, किसी ना किसी और तगड़े माफिया के साथ मुलव्वस है और फिर उनके कहने पर उनके मुखालिफिन को शूटर्स के ज़रिए मरवाते हैं। अच्छा, ऐसे में एक और अहम पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर यूँ कह लीजिए कि सियासी क़ुव्वतें जो कि एक पावर रखती हैं, अपना असर रसूख रखती हैं, और ये जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं, क्या उनकी भी पार्टिसिपेशन उतनी ही है इस तमाम घिनौने जुर्म में? वो कितने हिस्सादार हैं इसके क्रिमिनल्स की पुष्टबनाही में? क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि वहाँ पर केस अपने नतीजे पर पहुँचने लगता है, या तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने का नाम ले रही होती है, तो कहीं ना कहीं से पता चलता है कि किसी बासर शख्सियत का पीछे से हाथ है और वो मुलजिम रिहा हो जाता है, या कहीं ना कहीं ऐसी जगह उसकी फाइल गुम हो जाती है कि दोबारा मिलने का नाम ही नहीं लेती। आप मुझे एक बात बता दें कि सियासतदानों के डेरों पे जो 20-20, 25-25 गनमैन खड़े होते हैं, वो किस लिए खड़े होते हैं? कभी किसी ने, पुलिस अफसर ने आके उन गनमैन्स के लाइसेंस चेक किए? कभी पूछा कि आपके पास ये जो गनमैन है ये कहाँ से आए? आपकी दुश्मनी किससे है? आप तो अवामी नुमाइंदे हैं, आपने तो अवाम के अंदर जाना है, आपने जाके अवाम की बात करनी है। यही असल में यही लोग होते हैं जो पुलिस को भी यूज़ करवाते हैं, जो अपना सरसोख भी यूज़ करते हैं, और जहाँ पर इनको ख़िलाफ़ वोटर चीखता है या इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है, उसकी आवाज़ भी दबाने के लिए ये अपने गनमैन्स के ज़रिए या शूटर्स के ज़रिए अपना काम निकलवाते हैं। लाहौर में जुर्म की कहानी है क्या? अंडरवर्ल्ड के करता धरता आखिर है कौन? और वो कौन है जो कि एक फ़ोन कॉल पर लाहौर में आते हैं, वारदात डालते हैं और खामोशी से चले जाते हैं? माजी में ज़ेरे ज़मीन दुनिया के किरदार शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। तो माजी में जो था ना, ये बैरून मुल्क वाला फैशन नहीं था। माजी में आतिफ वगैरह, नाजी भट्ट, जितने भी क्रिमिनल्स थे, जिनको आप अंडरवर्ल्ड का कोई ऐसा फ़र्द या ऐसा किरदार कह सकते हैं कि जो सरकारी मशीनरी को जाम करने की सलाहियत रखते थे, उनके लिए जमरोद, नसीबाबाद, हयाताबाद और इलाका गैर जो थे ना, महफूज पनाह होती थी। अब उसके बाद दुबई का फैशन चला। पिछले 10 साल को बंदा यहाँ पे कीड़ी को मारता था, दुबई भाग जाता था। उसके बाद लोगों ने मलेशिया वगैरह, कनाडा, अमेरिका, इन मुल्कों के जो है ना रुख किए हैं और वो वहाँ पे जाकर सेटल्ड हो गए।
इस सारे सीन को जो है ना, इसमें ब्रेक जो है इस सिस्टम में इसलिए आ गया है कि CIA की जो टीम थी ना, कि आसिम इफ्तार कंबो SP जो SSP के रैंक पे वो काम करके गए हैं यहाँ पे, उन्होंने जो है ना इनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन शुरू कर दिया था। अब उस ऑपरेशन के बाद इसमें ज़्यादा ये इसके फास्ट इसलिए कर दिया गया है कि बड़े एक माया नाज किस्म के बड़े तजर्बाकार कैप्टन रिटायर्ड मलिक लियाकत जो है CIA के, वो उनको चार्ज मिल गया। उन्होंने अपने जवानों को जिस तरीके से अपने रवायती अंदाज से उनको ब्रीफ किया है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि इस वक्त कोई भी हैंडलर, अगर हैंडलर हैं तो वो उनके पास इस वक्त उनका नेटवर्क जो है ना ब्रेक हो चुका हुआ है। CIA ने उधेड़ कर रख दिया सारा कुछ। अभी जो है ना, वो एक लड़का गुजरांवाला का जो मलेशिया से पकड़ा गया था, उसने सोशल मीडिया पे जो है ना एक धमकी दी थी। कोई चद्दड़ साहब के, चद्दड़ नाम के कोई DSP थे, अब्बास चद्दड़ या गालबन ऐसा कोई नाम था। तो वो लुकमान लड़का जो था ना, उसको मलेशिया से जो है ना इन्होंने किसी भी अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए उसको पाकिस्तान बुला लिया था और उसका इनकाउंटर कर दिया था। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो हैंडलर्स अपने आप को खुद महफूज कर रहे हैं, महफूज समझ रहे हैं कि जी हम बैरून मुल्क जो है महफूज हैं, तो वो ये सोचें अगर वहाँ पे उनसे कोई छोटा मोटा जुर्म हो गया तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो जो ही वो डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आएंगे तो उनको पाबंद सलासल होना पड़ेगा। हमारे अदारे बड़े ताकतवर हो चुके हैं। हमारे अदारों के पास अभी जो साइंसी आलात जिनकी मदद से वो जो है आप लोगों को क्रिमिनल्स को ट्रेस करते हैं, वो इतने हाई लेवल्स के हैं कि व्हाट्सएप जो है वो ट्रेस होना शुरू हो गया है। और मेरी बात का अपने मजाक नहीं समझना। आजकल पुलिस की जो ऑर्गेनाइज टीमें जो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पूरे शहर में जो गश्त कर रही हैं, उनकी गश्त करने वाली गाड़ियों के अंदर लोकेटर और उनके अंदर सारा कुछ साइंस के औलाद जो है ना मौजूद हैं। तो लिहाजा इस वक्त तो कोई भी नहीं। या आबद बॉक्सर साहब ने एक अपने इंटरव्यू में कहा था, बड़ी ज़बरदस्त उनकी बात थी। उन्होंने कहा था कि अंडरवर्ल्ड जो है ना लाहौर शहर में मेरे घर पे फायरिंग करके अपनी गिरफ्त और अपने पंजे गाड़ रहा है, तो अगर इनको जड़ से ना उखेड़ागा तो ये तनावर दरख्त बन जाएंगे। मेरी राय जो है ना वो ये है कि ये सारे अनमच्योर बच्चे होते हैं, इनको ज़बरदस्ती पुलिस वाले पल्ला गैंग, लब्बा गैंग, पोला गैंग बना देते। गैंग नहीं होते, ये बच्चे मासूम हैं। ये बेचारे अपने घर वालों की जब हालत देखते हैं, जब ये देखते हैं कि माँ वॉमिटिंग कर रही है और उसकी दवाई लेने जाते हैं, पास पैसे नहीं होते, और ये बेचारे कैसे बाहर, किस तरह से, ऐसे अफराद भी हैं, सारे माँ बाप के नाफरमान नहीं हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो फिर सोचते हैं कि यार अब हम क्या करें। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया पे जो है ना भेजा हुआ, बजाय इसके कि वो अल्लाह ताला के जो भी अल्लाह ताला ने उनको जिस हालात में रखा हुआ उसके ऊपर वो सब्र शुक्र करने की बजाय वो ट्रैक अपना अडॉप्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। वो फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जब वो बच्चे पकड़े जाते हैं ना, तो आप यकीन करें उनकी पहली चोरी होती है और पहला हिफा होता है। हमारे मुल्क के अंदर जब तक अभी देखें कोई हेल्दी कंपटीशन के लिए कोई ग्राउंड्स नहीं है, नौजवान कहाँ जाए। बिलियर्ड क्लबों के ऊपर पुलिस वाले रेड कर देते हैं। अभी क्या यहाँ पे वन व्हीलिंग करना जो है उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। रेसर्स जो है उनको मौका ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो दिया जाए, ऐसे को मौके नहीं दिए जाते। तो आप ये देखें कि आप सिर्फ डंडा देने ही सीखा हुआ हमारी हुकूमत और अदारों ने। इनको चाहिए नौजवानों को कोई रिलीफ पैकेज दें। आजकल देखें जी वो गैंग नहीं है जिस तरह शाहिद म्यों वगैरह के गैंग थे, अमर भट्ट 6-6 फुट के वो जवान थे, 6.5 फुट के उनमें लड़के थे, वो गैंग थे। आजकल तो पुलिस वाले FIR को खूबसूरत बनाने के लिए उनके बेलों को खारिज करवाने के साथ गैंग लगा देते हैं, फलां गैंग पकड़ लिया है ताकि जज जो इनकी बेल ना ले। लेकिन हकीकत में वो लोग मजबूर हैं। पुलिस मुकाबले जो है ना अभी इस वक्त जो हो रहे हैं ना, ऊपर टीम बड़ी ज़बरदस्त बैठी है। बिलाल सदीक कमियाना साहब हैं, कैप्टन रिटायर्ड मलिक लियाकत हैं, SSP CIA को इतने बड़े होते पे वो पूरे पंजाब के बेताज हैं। और IG उस्मान अनवर जिस तरह से पुलिस वालों के रिलीफ पैकेजेस ला रहे हैं, शहदा के घर वालों को घर दिए जा रहे हैं, उनके लिए बड़े मरात वो लेके आए हैं। तो मेरी नज़र में फ़ोर्स को भी ना बढ़ चढ़ कर फिर इसकी प्रोग्रेस देनी चाहिए। तो अभी जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं ना, तकरीबन ये सारे जो है ना, तकरीबन यानी कि उनमें मैं सारे तो नहीं कहता हूँ, लेकिन तकरीबन जेन्युइन हो रहे हैं। ये लोग सारे रिकॉर्ड याफ्ता हैं, इनका रिकॉर्ड बोलता है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री बोलती है कि ये लोग काबिल रहम नहीं थे। और आपको भी ये पता होना चाहिए कि CIA को जब ये पता लग गया ये बंदा डकैती के दौरान जना बिल जबर या इस तरह के अटैम्प्ट्स करता था, तो उसके लिए मौत तो फिर यकीनी बन जाती है ना। तो इस वक्त जितने भी पुलिस मुकाबले हो रहे हैं ना, ये बेशक मावराए अदालत हो रहे हैं। मैं इनको अप्रिशिएट इसलिए करूँगा कि देखें, एक तरफ तो हम पुलिस को कहते हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, हमें सिक्योरिटी मुहैया करें, हम अपनी फैमिलियों के साथ बाहर महफूज नहीं, और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि जी पुलिस मुकाबला जैली है। और भाई जो जैली पुलिस मुकाबला करेगा इंशाअल्लाह ताला, आपको मैंने बड़े बड़े बिगड़े पुलिस अफसरों के हालत बताए हैं। चौधरी फिरोज साहब मेरे अंकल थे, अभी वो फोत हो गए। मैंने उनके बारे में आपको क्या कहा था, ये अल्लाह ताला दुनिया में इनको मुकाम इबरत बनाएगी पुलिस वालों को जो ज्यादती करेंगे। लेकिन अगर वो अपना काम कर रहे हैं तो इसको अप्रिशिएट करें, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं नौजवानों को आखिर में ये कहूँगा, यार अपने किबले दुरुस्त कर लें, अपने माँ बाप की दुआई के लिए मत इस ट्रैक से उतरें।
ये मौत का रास्ता, और इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो बड़ी जल्दी आप कब्र की जो है ना कंधों को उनको जाकर चूम रहे होंगे। आप लोगों के लिए जो है ना अभी हालात बड़े मुश्किल हो चुके हैं। आप डकैती कर लेते हैं, ये ऐसा जुर्म है कि जो करने के 100 साल बाद भी हरा है। आपके गैंग का कोई पकड़ा जाएगा वहाँ पे, जब आपके बच्चे लोग ये समझते हैं डकैती करके उसके बाद उन्हें पकड़ा नहीं जाना। और भाई ये वो जुर्म है जो 100 साल बाद भी हरा है, जब पकड़ा गया उसी दिन तफ्तीश शुरू हो जाएगी। तो जराइम की ज़ेर ज़मीन दुनिया का कंट्रोल बैरून मुल्क से ही नहीं हमारी जेलों से भी होता है। अंडर ट्रायल मुल्ज़िमान और सज़ा याफ्ता मुजरिमों की ज़ेर निगरानी काम करने वाले नेटवर्क को जेलों में मौजूद जैमर्स की पाबंदियां भी रुकावट नहीं डाल सकती। फैसलाबाद की जेल से किस तरह भत्ता माफिया काम कर रहा है, इसी बारे में हमें रिपोर्ट कर रहे हैं फेरोज़ा। आज देखिए, जुर्म की सरगर्मियों को हमारी जेलों से भी कंट्रोल किया जा रहा है। और अगर हम आज क्राइम की बात कर रहे हैं तो मैं इस वक्त सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद हूं और गुज़िश्ता दिनों इसी जेल के अंदर से 2 ख़तरनाक कैदियों की जानिब से फैसलाबाद के एक आम शख्सियत को फ़ोन कॉल करके भत्ता जो है मांगा गया, जिस पर खुफिया जो है वो इत्तलात ये मौसूल हुई। उसके बाद इसका जो है वो नोटिस लिया महकमा जेल खानाजात पंजाब ने और खुफिया तौर पर यहाँ पर ऑपरेशन करके जो है वो उन ख़तरनाक जो मुजरमान थे उनको जो है वो उनको उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई शुरू हुई। और ये भी चीज़ सामने आई कि सेंट्रल जेल के जो सुप्रिटेंडेंट थे, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे, और उसके बाद जो 2 वार्डन थे उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया और उनके ख़िलाफ़ इस वक्त कार्रवाई चल रही है। सवाल ये पैदा होता है कि उनके पास मोबाइल फ़ोन पहुँचा कैसे, और अगर मोबाइल फ़ोन वहाँ पर मौजूद था तो वो उसके ज़रिए उन्होंने कॉन्टैक्ट कैसे किया, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद होते हैं, जैमर्स लगे हुए हैं। तो ये सारी तहकीकात इस वक्त जो है वो हो रही हैं और खुफिया इदारे इस पर जो है मुकम्मल काम कर रहे हैं। लेकिन ये इंतहाई अफसोस की बात है कि इस तरह के काम जो है वो जेलों के अंदर से हो रहे हैं। क्राइम की हम बात कर रहे हैं तो ओवरऑल जो क्राइम है फैसलाबाद में वो भी रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और 100 के करीब रोज़ाना चोरी और डकैती की वारदात होती हैं। अगर मैं सिर्फ 15 रोज़ का आपको डाटा दूँ तो जो है वो ये हैरान कुन है कि 15 रोज़ के अंदर जो है वो लाखों रुपए की डकैतियाँ जो हैं वो फैसलाबाद में हुई हैं। पहला जो था ना फैक्ट्री एरिया में 2 करोड़ 21 लाख रुपए जो है वो शोरूम के जो मुलाजिम थे उससे जो है वो छीने गए। इसके बाद जो दूसरी बड़ी जो है वो डकैती है वो गुलाम अहमदाबाद में पेट्रोल मैनेजर से, जो पेट्रोल पंप का मैनेजर था, उससे 21 करोड़ रुपए जो है वो छीने गए। और एक नूरपुर का बैंक ही लूट लिया गया जहाँ से 58,21,000 रुपये बैंक से जो है वो लूटे गए। तो ये वो क्राइम के मैंने आपको फिगर्स बताए हैं जिसके मुल्ज़मान अभी तक जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो सके हैं। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त फैसलाबाद में है। क्राइम का जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है और इसको कंट्रोल करने में जो फैसलाबाद की पुलिस है वो बुरी तरह नाकाम है। रावलपिंडी के शहरी किस तरह स्ट्रीट क्रिमिनल्स की लूटमार का निशाना बन रहे हैं। आलम इंतखाब शहर बेमिसाल लाहौर में किराए के कातिल, भत्ता खोर माफिया और अगवा बराए तावान के गैंग क्यों फल फूल रहे हैं, ये सब आपको बताते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। बात हो रही है शहर बेमिसाल लाहौर की और लाहौर में कत्ल के वाक़यात और जुराइम की शरह कराची से ज़्यादा गिने जा रहे हैं। याद रहे कि 2013 तक कराची दुनिया के बदतरीन अमन अमान वाले शहरों में शुमार हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ टारगेट किलिंग के वाक़यात कम तरीन सतह पर शुमार हो रहे हैं, जो कि कराची के रहने वालों के लिए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम इसका मवाजना लाहौर से करें तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के 8,000 CCTV कैमरों के बावजूद जुर्म की नगरी बना हुआ है ये शहर। ऐसा क्यों है, इसी बारे में बात करेंगे MD सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर जनाब कामरान खान साहब से। उनसे जानते हैं कि इतनी मुनज़्ज़म एक नेटवर्किंग हो चुकी है यहाँ पर, सेफ सिटी का प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है, 8,000 कैमरे यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन शहर में बावजूद इसके कि जुराइम की शरह कम हो वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। क्या क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा यहाँ पर पुलिस से, या फिर वो इदारे जो लाहौर की निगहबानी के लिए मुतहर्रिक किए गए हैं वो कहीं सोए हुए हैं? जनाब जी, सेफ सिटी बुनियादी जो इसके मकासद थे इसको कायम करने के, उसमें से दहशतगर्दी को रोकना और जो क्राइम हमारा वक्त के साथ साथ इसमें इजाफा हो रहा है उसको रोकने के लिए इसका क़याम पजीर हुआ और सेफ सिटी ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है क्राइम को कंट्रोल करने में। ये नहीं हो सकता कि कोई एक इंटरवेंशन करके आप क्राइम को मुकम्मल कंट्रोल कर लें, क्योंकि माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसका क्राइम के बढ़ने का मौजब बन रहे हैं। कैमरा सिर्फ उसको दिखा के और पकड़वा सकता है, पुलिस की मदद कर सकता है, या और जो एजेंसीज इसमें मुलव्वस हैं उनको इसकी हेल्प दे सकता है, असिस्टेंस दे सकता है। लेकिन आप ये कह देना कि कैमरा लग जाने से क्राइम रुक जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, कैमरा का मकसद है जो क्राइम हो रहा है उसको डिटर किया जाए
उसके खौफ पैदा किया जाए, ताकि जहाँ जहाँ कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे क्रिमिनल को ये डर पैदा हो जाए कि यहाँ पे अगर मैंने क्राइम किया तो मैं फौरी तौर पे कैमरे की नज़र में आ जाऊँगा और मैं पकड़ा जाऊँगा। और ये भरपूर काम सेफ सिटी के कैमरों ने किया है, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये सामने आया है कि जहाँ जहाँ पे कैमरे लगे हैं वहाँ से क्राइम डिस्प्लेस हुआ है। उन जगहों पे जहाँ पे कैमरे, जब ये प्रोजेक्ट प्लान किया गया था, कैमरे नहीं लग सके थे, लेकिन उसके लिए भी हम मजीद कैमरे इसमें इजाफा कर रहे हैं। अच्छा डीएजी साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और फेशियल रिकग्निशन कैमरों की मदद से मुल्जिमान की गिरफ्तारी में सेफ सिटी पुलिस की मदद कैसे करती है? मतलब क्या सिस्टम है कि जिसके तहत आपको पता चलता है मुल्जिमान के हवाले से या उनकी की गई वारदात के हवाले से, मतलब आप लोगों को सपोर्ट कैसे देता है ये सिस्टम? जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही काम कर रहा है। जो फेशियल रिकग्निशन है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। कैमरे जो क्रिमिनल्स रिक्वायर्ड होते हैं, अब दो तरह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको जो फेशियल रिकग्निशन है हेल्प करती है। एक तो ये है कि जो पहले से लोग मतलूब हैं, चाहे वो दहशतगर्दी में है, क्राइम्स में है, पुलिस को किसी भी हवाले से या और एजेंसीज को मतलूब हैं, उनका डाटा एक बेस हम बना लेते हैं और हम उसको, हमारे जो फेशियल रिकग्निशन कैमरे हैं वो सड़कों पे जो लगे हुए हैं वहाँ पे लोगों की वो तस्वीरें लेके उनके साथ मैचिंग कर रहे होते हैं। और जहाँ पे कोई ऐसा वांटेड आदमी जो पुलिस को या एजेंसीज को मतलूब है पता लगता है, उसके अलर्ट आ जाते हैं हमारे पास। ये तो प्रोएक्टिव उसका काम है जो करने का। इसके अलावा किसी जगह पे कोई जुर्म हो गया है, कोई वीडियो में हमारी कैप्चर हो गया है जहाँ पे फेशियल रिकग्निशन कैमरा नहीं था, तो हम वहाँ से फेस एक्सट्रैक्ट करके, उसकी जो तस्वीर एक्सट्रैक्ट करके वो अपने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम में जो डेटाबेसेस हैं उसमें, जो पुलिस का क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस है जहाँ पे मतलूबा अशखास हैं और बहुत सारे पुलिस के डेटाबेसेस हैं, उसमें रन करके देख लेते हैं कि जहाँ से उस शख्स की उस तस्वीर की जो हमारे कैमरों ने कैप्चर की है उसके ज़रिए उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो पूरा मैकेनिज्म है वो कर लें। और इसके अलावा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिर्फ अशखास की तशखीस नहीं होती है, बल्कि इसमें जो गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल हैं, उसका हमारा एक ANPR पूरा सिस्टम है जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम है, जिसमें हम गाड़ियों को उनकी नंबर प्लेट की मदद से, और इसमें हमने मजीद R&D करके उनको कलर से, उसके मॉडल से भी हम उसमें आजकल पायलट करके कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे उनकी नंबर प्लेट जहाँ कहीं भी वो ट्रैक होती है, हमारे कैमरे उस नंबर प्लेट को जो कि हमने सिस्टम में डाल दी हैं, ब्लैक लिस्ट कर दी हैं, किसी क्राइम में इन्वॉल्व होने की वजह से, कोई एक्सीडेंट करके भागने की वजह से, या किसी की गाड़ी चोरी हो गई है, छीनी गई है, मोटरसाइकिल जो भी सवारी है उसकी, और उसका नंबर हमारे पास आ गया है, वो विद इन फ्यू मिनट्स हम उसको ब्लैक लिस्ट करके अपने कैमरों की मदद से जहाँ कहीं से भी गुजरने का इम्कान हमारे कैमरे होता है, वो इस सिस्टम ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरिए नंबर प्लेट पिक करता है और हमारे पास रियल टाइम में अलर्ट्स आते हैं और पुलिस की मदद से बेतहाशा ऐसी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें पकड़वाने में कामयाब हो चुके हैं। डीआईजी साहब, जान की अमान पाऊं तो मुझे जरा ये बात भी बता दीजिए, क्योंकि खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि पिछले 3-3.5 महीनों से लाहौर के कैमराज काम नहीं कर रहे या फिर मुतहरिक नहीं हैं। खबरें ये भी हैं, लेकिन साथ ही साथ मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि एक मुकम्मल सेफ सिटी के क़याम के लिए लवाजमात क्या क्या होने ज़रूरी है, जिसके बाद हम ये कह सकें कि हाँ, शहर बेमिसाल की ये जो सर्विस है ये इंतहाई खूब है। सेफ सिटी बुनियादी तौर पे प्रोजेक्ट जो लगते हैं वो सेफ्टी और सिक्योरिटी किसी भी शहर के लिए लगते हैं। तो बुनियादी लवाजमात तो आपने देखना है कि आपकी सिक्योरिटी किस किस्म की है, आपको जो चाहिए। एक तो अवाम नास के लिए है, जनरली जब भी बाहर निकलें वो अपनी इकनॉमिक एक्टिविटी के लिए, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए या अपनी किसी भी सोशो कल्चर एक्टिविटी के लिए निकलें तो वो अपने आप को महफूज तस्वर करें, वो एस्पेक्ट इसमें कवर किए जाएं। इसके अलावा आपकी जो जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, जैसे बैंक्स हैं, उन जगहों को सिक्योर किया जाए, एंटरटेनमेंट पॉइंट्स को सिक्योर किया जाए, आपके जो VIP या सेंसिटिव रूट्स हैं उनको कवर किया जाए, हमारी जो इबादत गाहें हैं, मिनॉरिटीज़ की इबादत गाहें बिलखुसूस उनको कवर किया जाए, जहाँ पे हमारे मजहबी ऐसे इवेंट्स आते हैं, जैसे मुहर्रम के अंदर बहुत सारे हमारी मजालिस और प्रोसेशन चल रहे होते हैं, उन सारों को, और ख़ास तौर पे हमने इस प्रोजेक्ट में 650 से ज़्यादा कैमरे मुहर्रम के लिए लगाए हैं। फिर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी स्पोर्ट्स की सूरत में, PSL की सूरत में होती है। PSL को कवर करने के लिए हमने 550 कैमरे लगाए हैं जो टीमों की सिक्योरिटी को इंश्योर करती हैं। तो ये वो सारे लवाजमात हैं। फिर जो सबसे बढ़ के दहशतगर्दी और क्राइम फाइटिंग, उसके लिए जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी है कि वो हम उसको करें और डेटरेंस क्रिएट करें। ना सिर्फ कैमरों के लगाने से डेटरेंस सिर्फ सिटी प्रोजेक्ट में आए, बल्कि उसके ज़रिए उनको पकड़ने में मामनत मिले। अब सवाल ये है क्या जो कैमरे हमने लाहौर में लगाए हैं वो इस लिहाज से काफ़ी हैं? मैं नहीं समझता कि जी वो कैमरे, लेकिन एक स्टार्ट होता है, आपने एक जगह से स्टार्ट करते हैं, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और वक्त के साथ साथ हम उसमें इंप्रूवमेंट भी कर रहे हैं। उसमें कैमरों का गवर्नमेंट इसमें भरपूर हमारे साथ दिया है और उसमें हमें प्रोजेक्ट्स दिए हैं जिसमें लाहौर की एक्सपेंशन हो रही है। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट लगाया गया था ये 2015 में सर्वेज़ के बाद इसमें कैमरे फाइनल किए गए थे। 15 से लेके 2023 तक अब बेतहाशा इसमें जगह ऐड हो गई हैं, नई सोसाइटीज़ बन गई हैं, डेवलपमेंट वर्क की वजह से चेंजेस आ गई हैं, जिसकी वजह से हमें नए मुकामात मिल गए हैं। क्राइम्स, जैसे मैंने कहा कि क्राइम कैमरों के लगने से जगहों से
से डिस्प्लेस हो गया, तो नए जो हॉट स्पॉट्स बन गए हैं, उन हॉट स्पॉट्स को कवर करने के लिए लाहौर में बहुत सारी एक्सपेंशन हो रही हैं। हुकूमत भी इसमें ताउन कर रही है। उसके अलावा हमने तकरीबन 1000 कैमरे मुख्तलिफ जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की अथॉरिटीज़ हैं उनके इंटीग्रेट अपने सिस्टम के साथ किए हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ के कर रहे हैं। और इससे भी बढ़ के हमने जो गली मोहल्लों में कैमरे लगे हुए हैं, चाहे वो दुकानों पे हैं, वर्कशॉप्स पे हैं, प्लाजास में हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, तमाम की इंटीग्रेशन हमने कैमरों को पहली फेज़ में मैप कर लिया है। और लाहौर में 10 लाख कैमरे, 1 मिलियन कैमरे हमने तकरीबन अब तक मैप कर लिए हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। और आने वाले वक्तों में हम हुकूमत के ऊपर बर्डन इस हद तक नहीं डालेंगे कि वो सारी प्रोक्योरमेंट करे। इन कैमरों को हम अपने सिस्टम के साथ गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। इसमें जो हमें माली या कानूनी मावनत चाहिए वो जैसी ही मिलती है। इन द मेन टाइम हम इसकी सारी मैपिंग कर रहे हैं और इसके टेक्निकल एवेल्यूशन कर रहे हैं कि कहाँ कौन कौन से कैमरे हमारे साथ मैप हो सकते हैं, इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो इन सारे कैमरों को, हाउसिंग सोसाइटीज़ के कैमरों को आने वाले वक्त में हम चंद हज़ार कैमरों से इंशाल्लाह फेजेस में लाखों में ले जाने में कामयाब हो जाएंगे और ये भरपूर एक शहर बन जाएगा। लास्टली बस ये जानना चाहेंगे आपसे कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तौसीक के हवाले से मजीद क्या क्या डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, या फिर इंतजार किया जाएगा नई हुकूमत के बनने का, उसके बाद कुछ ना कुछ मंजर आम पर आएगा? गवर्नमेंट अपने जो तौसीफ प्रोग्राम है इस सेफ सिटी को मजीद शहरों में लेके जा रही है। हम गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमने इसको कसूर में लगा दिया हुआ है। ननकाना में हमारा प्रोजेक्ट तकमीली मराहिल में है। इसके अलावा सियालकोट का शेखुपुरा में जो हमारा मुरीद GT रोड है मुरीद के तक, इसका हम प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने हमें रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला मौजूदा IG साहब की काविशों से हमें प्रोजेक्ट्स मिले हैं, उन के ऊपर काम शुरू हो गया है। तो आने वाले वक्तों में 6, 7, 8 और शहरों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसका दायराकार इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे ना, जिन शहरों में ये बन गया है और बन रहा है वहाँ पर भी इसकी तौसीक काम होता रहेगा, बल्कि मज़ीद शहरों को तक इसका दायराकार फैलाया जा सकेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। MD सेफ सिटी लाहौर कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौक़िफ़ दे रहे थे अपने इदारे का अपना कि क्या वजह है कि जराइम की जो शरह है वो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। तो लाहौर पुलिस अंडरवर्ल्ड की पुष्पनाही का इल्ज़ाम हकीकत है कि फसाना ये तो पुलिस की कोई आला शख्सियत ही हमें बता सकती है, लेकिन अगर पुलिस पर जुर्म की पुष्पनाही का इल्ज़ाम गलत है तो फिर सवाल यह है कि बैरून मुल्क से मुनज़्ज़म नेटवर्क किस बलबूते पर पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, उनसे जान लेते हैं कि खबरी ज़राए तो हमें ये बता रहे हैं, दावा भी ये कर रहे हैं कि लाहौर में रवा साल अब तक 1 दर्जन के करीब शहरियों की टारगेट किलिंग हो चुकी है, जबकि पुलिस के मुताबिक शहर में 210 सुपारी किलर्स मुतहर्रिक हैं। टारगेट किलर्स की बढ़ती कार्रवाइयां बाइस तशवीश तो हैं, लेकिन पुलिस का एक्शन प्लान भी तो कुछ होगा ना। आखिर इस पर किस हद तक अमल हो रहा है, उन्हीं से जान लेते हैं। फरमाइए। देखिए, लाहौर शहर में जिस तरह आपका सवाल टारगेट किलिंग के मुतालिक है, उसमें मैं आपको एक बात बड़ी वजाहत से बताना चाहता हूँ जी कि लाहौर में जितनी भी टारगेट किलिंग्स हुई हैं, अल्लाह ताला के फजल से वो तमाम ट्रेस हुई हैं, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूरी चेन को क्लियर किया गया है। अगर जिस तरह DIG साहब, CIA कैप्टन लियाकत अली मलिक, उनकी पॉलिसी इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। टारगेट किलिंग के हवाले से हमारी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। जितनी भी टारगेट किलिंग के लोग पकड़े गए हैं उनका पूरा सुराग लगाया गया, उनकी पूरी चेन को ट्रेस आउट किया गया, और जो उनका मास्टरमाइंड था उस हद तक ट्रेस करते हुए हम कनाडा तक गए हैं। इस वक्त लाहौर में टारगेट किलर्स का जो मास्टरमाइंड है वो लाला शहबाज उर्फ शहबाज ईसाई है, जो इस वक्त कनाडा में, और उसने कनाडा में असाइलम अप्लाई की हुई है। सही। और उसके लिए हमने थ्रू एम्बेसी भी प्रोसीडिंग कर रहे हैं कि ये मतलूब है हमें पाकिस्तान में, और बिल्कुल इसको असाइलम ना दी जाए। ये लाहौर CIA की मुसलसल काविशों का नतीजा है कि इस वक्त जो बहुत देर से मफरूर और भागे हुए टारगेट किलर थे या उनके जो मास्टरमाइंड थे, अब वो मुअज़्ज़िज़ीन के ज़रिए सिफारिशें करवा रहे हैं कि बराए मेहरबानी हम अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहते हैं, हमें गिरफ़्तार कर लिया जाए और गिरफ़्तार करके हमें जेल भिजवा दिया जाए। ये CIA पुलिस की दिन रात काविशों की वजह से मुमकिन हुआ है। और मैं एज SP CIA साउथ अंडर द कमांड ऑफ DIG साहब, CIA कैप्टन लियाकत अली मलिक और CCPO साहब जनाब बिलाल सिद्दीक कमैना साहब की पॉलिसी के मुताबिक मैं अश्योर करवाता हूँ लाहौर पुलिस
लाहौर के शहरियों की जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए दिन रात काम कर रही है। और इंशाअल्लाह ताला ये जो टारगेट किलिंग की एक वेव आई थी, वो वेव अब ख़त्म हो रही है और इसके वाक़यात बहुत कम रह गए हैं। अच्छा, पंजाब में भत्ते, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान की वारदातों को मुल्क के बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है सर। क्रिमिनल्स बाहर से आते हैं कार्रवाई करके, फिर बाहर फरार हो जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। इन लोगों की आउट गोइंग और इनकमिंग रोकने में क्या रुकावट है? क्यों नहीं आप लोग आइडेंटिफाई कर पाते? आपको एक चीज़ वजाहत से कहना चाहता हूँ, आपने 3 किस्म के क्राइम्स का कहा कि अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग और फताखोरी। जी, इन तीनों को हमें अलग देखना पड़ेगा। जहाँ तक अगवा बराए तावान का ताल्लुक है, वो आप हैरान होंगे कि इस साल में अगवा बराए तावान की जितनी भी वारदातें हुई हैं सारी ट्रेस हैं, तमाम में मुलज़मान गिरफ्तार हैं, तमाम में मगवी बरामद हैं और तमाम में जो भत्ते की रकम है वो रिकवर की जा चुकी है। और इनके ताने बाने किसी भी अगवा बराए तावान के ताने बाने बैरून मुल्क से नहीं मिले, वो लोकल ही प्लानिंग की गई थी और लोकली तमाम लोग गिरफ्तार हुए। जहाँ तक भत्तेखोरी और टारगेट किलिंग का ताल्लुक है, वो जिससे मैंने आपको पहले बताया कि उनके जो मास्टरमाइंड, वो चाहे कनाडा बैठे हों, दुबई बैठे हों या साउथ अफ्रीका बैठे हों, उनके लिए हम रेड वॉरेंट्स के ज़रिए गिरफ्तार करके उनको मुल्क में लाने के लिए पूरी कोशिश हो रही है। उनमें से कई लोगों को हम मुल्क में ला चुके हैं और कुछ लोगों ने खुद मुअज़्ज़िज़ीन के ज़रिए ये दरख्वास्त दी है कि हम अपनी गिरफ्तारी देना चाहते हैं और हम खुद अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू लाहौर पुलिस एंड स्पेशली CIA पुलिस, जी। जो लाहौर में इस वक्त हम काम कर रहे हैं। अच्छा, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जराइम की शरह बिलिहाज आबादी जो है इस वक्त कराची के इक्वल बताई जा रही है कि अब कराची और लाहौर के आबादी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहा। आप इस दावे को किस हद तक दुरुस्त मानते हैं? ऐसा है? ये कहना कि लाहौर और कराची का क्राइम बराबर है, इसके लिए हमें FIR की तादाद को स्टैंडर्ड नहीं बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें 15 की कॉल को स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि IG साहब का जो विजन है वो बड़ा क्लियर है कि हर केस जो पुलिस को रिपोर्ट हो उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए। CCPO साहब एक 15 की कॉल को कंपेयर करते हैं FIRs की तादाद से, तो इसकी वजह से लाहौर पुलिस में रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली रजिस्टर किया जा रहा है। सर, कड़वा है लेकिन किसी न किसी हद तक सच्चा है और अफवाहें कहते रहे यूं ही जन्म नहीं लेती। जुर्म की वारदातों के पीछे कहीं ना कहीं और किसी न किसी हद तक पुलिस में मौजूद काली भेड़ों का भी हाथ है। ये काम तासुर है जो कि लाहौर का हर शहरी कहता है। आपका मौक़िफ़ में इस पे जानना चाहूँगी, यू बीइंग ऑफिसर, ऐसा हो तो उसका सिद्दे बात क्या है? अब आपका ये सवाल कि क्राइम के मुलव्वस, क्राइम के होने में किसी पुलिस मुलाजम या पुलिस अफसर के मुलव्वस होने का जो तासुर है, उस सिलसिले में मैं आपको इसकी 3 जहतें बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है पुलिस में, वो किसी भी महकमे से ज़्यादा है। पनिशमेंट्स किसी भी महकमे से ज़्यादा। और आपने देखा होगा कि अगर किसी मुकदमे में, किसी जुर्म में अगर कोई पुलिस वाला मुलव्वस पाया जाता है तो हम उसे भी गिरफ्तार करके हथकड़ियाँ लगा के जेल भिजवाते हैं और मुकम्मल तौर पर उसके खिलाफ केस बना के भेजा जाता है। दूसरा ये कि क्राइम 2 टाइप्स का है जी। एक जो किसी वक्त किसी भी जगह हो सकता है, घर में चोरी हो सकती है, रोड रॉबरी हो सकती है, स्ट्रीट क्राइम हो सकता है। इसमें पुलिस का मुलव्वस होना बिल्कुल खारिज इम्कान है। मैं बिल्कुल मैंने अपने तजर्बे में देखा कि इस किस्म के किसी मुकदमात में पुलिस वाले कभी भी मुलव्वस नहीं होते। कुछ क्राइम ऐसे हैं जिसमें कुछ काली भेड़ें, जिनका हम इफेक्टिवली कला कमा कर रहे हैं, वो ये है कि जो पेड क्राइम है, अगर फ़र्ज़ करें किसी जगह जुआ हो रहा है तो बिल्कुल एज पुलिस अफसर मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो लोकल पुलिस की मिली भगत के बगैर हो रहा है। अगर किसी जगह मनशियात फरोशी हो रही है और ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है तो बिल्कुल लोकल पुलिस जवाबदेह है कि वो क्यों हो रही है। और अगर किसी जगह कोबा खाना चल रहा है तो अगेन वो लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है। और इस सिलसिले में अगर किसी शहरी को कोई शिकायत हो तो वो 1787 पे इतला दे सकता है, 15 पे इतला दे सकता है, वो ईमेल कर सकता है। उसमें IG साहब के विजन के मुताबिक पुलिस और आवाम के दरमियान फासलों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। 1787 IG साहब के लेवल पे उसकी सुपरविजन हो रही होती है और फिर
वो आगे मुतलका एसपी को जाती है और एसपी साहब मुतलका खुद उसकी निगरानी करते हैं, उसको चेक करते हैं, और अगर वो शिकायत दुरुस्त पाई जाए तो मुतलका एसएचओ के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाती है। चलें इस उम्मीद के साथ कि जो आप सोच रहे हैं, जो इदारा सोच रहा है लाहौर को बेहतर बनाने के लिए, न सिर्फ लाहौर, पूरा पंजाब और पूरा पाकिस्तान इसके मुहाफिज, इसकी बेहतरी के लिए वो काम करें कि जिसका बीड़ा उन्होंने उठाया है। तो क्योंकि अमन, खुशहाली, बेफिक्री, आज़ादी, कानून के बेहतर नफाज, जज़ा और सज़ा के निज़ाम की मुकम्मल अमलदारी और अच्छी इंतज़ामी सलाहियत के साथ ही मुमकिन है, जबकि बेअमनी, बदहाली, तंगदस्ती और बदमस्ती, बैड गवर्नेंस, लाकानूनियत, बेइंसाफी, समाजी नाहमवारी, महंगाई और बेरोजगारी की कोख से जन्म लेती है। यूं एक आम आदमी के लिए हमारा समाज, हमारा मुआशरा मसाइल की दलदल और मसाइब का पहाड़ बन जाता है। हमारे गली कूचों और चौक चौराहों को जुर्म से पाक करने के लिए कानून का मुकम्मल नफाज बहुत ज़रूरी है। इसका क़याम नहीं, इसका नफाज। और ये भी ज़रूरी है कि हमारी हुकूमत, हमारे मुंतखब नुमाइंदे, ताकतवर कारोबारी बिरादरी, बाइख्तियार शख्सियात और हमारी अशराफिया इसी कानून के दायरे में खुद को कैद कर ले। यकीन जानिए, मुल्क के बासर तबके की ये कैद कौम के लिए अब्र रहमत साबित हो। वाह।